खून की एक बूंद नहीं दामने कातिल पर, आपने मेरे तड़पने का सलीका नहीं देखा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्राइम 24 के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है कि आप आगे भी अच्छे रहें। कहानी को शुरू करने से पहले आज हमारे परिवार के एक सदस्य का जन्मदिन है जिनका नाम हुसैन सैफ है। सबसे पहले हम इनको सब मिलकर इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनका आने वाला साल इनके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। इनकी जीवन में, ज़िंदगी में कोई भी दुख ना आए सिवाय खुशी के। और इनके इसी जन्मदिन पर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये पंक्तियां बचपन से ही मेरे जहन में हैं, घूमती रहती हैं। ये नया साल यकीनन मुझे रास आएगा, मेरा बिछड़ा हुआ साथी मुझे मिल जाएगा। भीगी पलकों पे मचलते हुए हीरो ने कहा और जज्बात के सुनसान जजीरों ने कहा, मुस्कुरा कर मेरे हाथों की लकीरों ने कहा, मेरा बिछड़ा हुआ साथी मुझे मिल जाएगा, ये नया साल यकीनन मुझे रास आएगा। मैंने यादों के परिंदों को भटकने न दिया, उसकी तस्वीर को सीने से सरकने न दिया, उसने छोड़ा था जहाँ मुझको वहीं पाएगा, मेरा बिछड़ा हुआ साथी मुझे मिल जाएगा, ये नया साल यकीनन मुझे रास आएगा। मेरे एहसास को नगमात का लहजा देगा, वो अचानक कहीं मिलकर मुझे चौंका देगा, उम्र भर फिर ना बिछड़ने की कसम खाएगा, मेरा बिछड़ा हुआ साथी मुझे मिल जाएगा, ये नया साल यकीनन मुझे रास आएगा। ये नज़्म मेरे एक कज़न भाई हैं, फ़खरी मेरठी, उन्होंने लिखी थी। तो बचपन से ही मुझे बड़ा पसंद थी, आज आपको सुनाई क्योंकि आज ऐसा मौका आया। और आपको बता दूं, हमारा जो क्राइम 24 चैनल है, हम 2 साल पीछे चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इस चैनल को 2 साल पहले शुरू करना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। मैं भी हिंदुस्तान, इंडिया से बाहर था तो शुरू नहीं कर पाए। मैं और मेरा भाई जो इसी चैनल पर आप जिनकी वीडियो देखते हैं, तो कुछ मजबूरियां थी जिससे कि हम 2 साल पीछे हैं, नहीं तो हमारा चैनल आज बहुत आगे होता। खैर, आज आपके सामने ये बात आई तो बता दी, याद आई तो। आज की कहानी पंजाब से है। पंजाब के ही गुरदासपुर के थाना तिब्बड़ के पास, थाना तिब्बड़ के अंतर्गत एक गांव आता है, कोठे धराला। अब कोठे धराला बाईपास पर ही एक कोठी थी और इस कोठी में दलजीत सिंह रहते थे, इनका परिवार रहता था। दलजीत सिंह के बारे में आपको बता दें, ये पहले सेना में थे और 12 साल पहले ये रिटायर हुए थे। लेकिन इनका बेटा, इन्होंने कुछ सालों पहले अपने बेटे की नौकरी भी सेना में लगवा दी थी और वो इस समय श्रीनगर में तैनात था। तो बेटा श्रीनगर में था, लेकिन बेटे की पत्नी और 2 बच्चे थे, वो दलजीत सिंह के साथ ही रहते थे। दलजीत सिंह और इनकी कोठी के अंदर इनकी बहू मनिंदर कौर और उनके 2 बच्चे। बड़ी बेटी जो थी, जैस्मीन नाम था, 5 साल उसकी उम्र थी, ये रहा करते थे। तो 7 जून की शाम लगभग 4 बजे का समय था। कहानी शुरू होती है। ओमकार सिंह ने अपने पिता को फ़ोन करा, फ़ोन उठा नहीं। दोबारा फ़ोन करा, तिबारा करा, लेकिन कई बार फ़ोन करने के बाद भी उनका फ़ोन नहीं उठा। पिता का फ़ोन ना उठने के कारण अब वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं, मनिंदर कौर को, वो भी फ़ोन नहीं उठाती है। अब बेटा ओमकार लगातार अपने पिता, अपनी पत्नी को फ़ोन करे जा रहा है, इधर से फ़ोन नहीं उठ रहा है। अब परेशान होकर वो अपने एक मेरे भाई को फ़ोन करता है जिसका नाम कृपाल सिंह था, कुछ दूरी पर रहता था। कृपाल सिंह से कहता है कि मैं अपने पिता को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, और पत्नी को भी कर रहा हूँ, वो भी नहीं उठा रही है। तो मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम देखो जाकर क्या माजरा है, फ़ौरन घर जाओ। इस पर कृपाल सिंह को कुछ याद आता है और वो ओमकार सिंह को बताता है कि आज सुबह ही तुम्हारे पिता दलजीत सिंह का मेरे पास फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनका और उनकी बहू मनिंदर कौर के साथ झगड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर मनिंदर कौर को समझाने के लिए आ जाओ। लेकिन वो बताता है कि वो उनका फ़ोन आने के बाद उसके जहन से निकल गया, क्योंकि वो उस समय खेत पर था, खेती बाड़ी कर रहा था, काम में व्यस्त था, तो दिमाग से निकल गया। और जब ओमकार सिंह तुम्हारा फ़ोन आया तो मुझे याद आया कि सुबह तुम्हारे पिता का भी फ़ोन आया था और वो ऐसे ऐसे घर पे झगड़ा होने की बात कह रहे थे। अब यहाँ पर ओमकार फ़ौरन और परेशान हो जाता है, लेकिन कृपाल सिंह, उनका जो कज़न था, वो उनको दिलासा देता है, आश्वासन देता है कि वो निकल रहा है।
और जाकर जो भी चीज़ है उसको पता करता है कि घर में क्या हुआ है, क्यों कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। लेकिन यहाँ पर ओमकार सिंह को उसकी आश्वासन से, उसकी बातों से यकीन नहीं हुआ और उसने पास में ही अपनी कोठी के पास एक इसका दोस्त रहता था गुर्जर, उसको फ़ोन करता है, उसको बताता है कि तुम तुरंत घर जाओ और देखो मेरे पिता मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना मेरी पत्नी फ़ोन उठा रही है, माजरा क्या है। अब गुर्जर फ़ौरन ओमकार के घर की तरफ निकल जाता है। अब जब ये कोठी पर पहुंचता है तो उधर से जो ओमकार का भाई था वो भी आ जाता है, ममेरा भाई कृपाल सिंह। अब दोनों आ चुके थे, दोनों घर के अंदर, कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। अब दाखिल होने के बाद जब अंदर का मंजर देखते हैं तो एक कमरे में दलजीत सिंह की लाश पड़ी थी और लाश खून से लथपथ थी। अब देखते हैं कि पत्नी और बाकी बच्चे कहाँ हैं। दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पत्नी ज़मीन पे बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं। अब दोनों ही मनिंदर कौर से पूछते हैं कि माजरा क्या है, इस घर में क्या हुआ है। दोनों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन मनिंदर कौर कुछ भी जवाब नहीं देती है। आस पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। एक शख्स पास में ही पुलिस को फ़ोन करता है, नज़दीकी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं दलबल के साथ। इसकी सूचना आला अधिकारियों को भी दी जाती है। तो दलबल मौके पर पहुंच चुका था। अब यहाँ पत्नी मनिंदर कौर से पूछताछ होती है, लेकिन वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना पुलिस की बात का, ना किसी और की बात का। अब सब लोग देखकर हैरान हैं कि पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही है। उसके ससुर की घर के अंदर लाश पड़ी है, हत्या कैसे हुई, किसने करी, ये जवाब नहीं दे रही है। अब जब मनिंदर कौर जवाब नहीं देती तो एक पुलिसकर्मी था, उसकी निगाह 5 साल की बच्ची जैस्मीन पे पड़ती है। तो जैस्मीन से अलग में लेकर जाता है, पूछताछ करता है। वो उससे प्यार से पूछता है पुलिसकर्मी कि बेटा तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुम्हारे दादा को किसने मारा। जब वो प्यार से उससे पूछता है तो बच्चे क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं, वो बच्ची बताती है कि मेरी माँ ने और नानू अंकल घर आए थे, उन्होंने ही, दोनों ने मिलकर मेरे दादा की हत्या करी है, उनको मारा है। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस सख्ती दिखाती है, मनिंदर कौर से पूछताछ करती है। जब सख्ती का रूप अपनाती है तो मनिंदर कौर तोते की तरह कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी इस तरह थी। दलजीत सिंह और मनिंदर कौर इस घर में इस कोठी में रहा करते थे और इससे पहले लगभग 2 साल पहले ये किसी दूसरे शहर में रहते थे। लेकिन मनिंदर कौर के जिद करने पर उन्होंने वो शहर छोड़ा और यहाँ आकर कोठे धराला के अंदर बाईपास पर ही एक कोठी बनाई और यहाँ आकर रहने लगे थे। जो मनिंदर कौर था, इसका पति फौज में था और वो बीच बीच में आ जाया भी करता था। अब जब शादी हुई, शादी के बाद कुछ समय बाद बच्चे हुए। एक एक करके 2 बच्चों को मनिंदर कौर ने जन्म दिया। अब बड़ी बेटी जैस्मीन 5 साल की थी इस समय, जिस समय ये वारदात हुई। लेकिन इस वारदात से 2 साल पहले एक इसका भांजा था जिसका नाम राहुल उर्फ नैनू था। अब राहुल उर्फ नैनू जब घर में आया जाया करता था तो मनिंदर कौर उसको देखती है। दिखने में बेहद खूबसूरत था और उस समय उसकी उम्र महज 16 साल थी। अब आपको बता दें, राहुल की माता का नाम स्नेहलता था और ये पंजाब में ही सब इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस में तैनात थीं और इस वक्त इनकी जो तैनाती है मुकेरिया में है। लेकिन स्नेहलता ने राहुल को अपने भाई से गोद लिया था, क्योंकि स्नेहलता के पति का देहांत काफ़ी सालों पहले हो चुका था, तो वो चाहती थी कि उनके घर में भी उनका कोई वारिस बने। तो स्नेहलता अपने भाई से एक बच्चा गोद लेती हैं, राहुल की परवरिश करती हैं। लेकिन स्नेहलता पुलिस में थी तो ड्यूटी पर चली जाती थी, घर में राहुल अकेला रहता था। अब राहुल को गलत संगत का असर हो गया था, गलत लड़कों में उठना बैठना, ये चीज़ें वो काफ़ी कच्ची उम्र में सीख चुका था। अब यहाँ वो अपनी मामी के आना जाना शुरू करता है, क्योंकि जो मनिंदर कौर थी इसकी मामी लगती थी, सगी नहीं थी, रिश्ते की थी, दूर की, लेकिन रिश्तेदारी में कई बार आना जाना हो जाता है। तो जब ये मनिंदर कौर के घर आता जाता तो दोनों के बीच बातें होती। दोनों ने एक दूसरे के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू करा। दोनों कब एक दूसरे में समा गए और एक हो गए ये इन दोनों को ही पता नहीं चला। और जो मनिंदर कौर थी वो उम्र में भी राहुल उर्फ नैनू से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन नैनू 16 साल के होने के बावजूद उसको काफ़ी अच्छे बुरे की समझ थी, क्योंकि उसकी उठ बैठ अपने से ज़्यादा उम्र के लड़कों में थी।
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अवैध संबंधों का रिश्ता कायम हो गया था। अब कुछ समय पहले की बात है, दलजीत सिंह अपने कोठी के अंदर ही सो रहे थे। रात के समय उन्हें घर के अंदर आहट होती है। जब आहट होती है तो उठ कर बैठते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। और वो जाकर मनिंदर कौर के कमरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि परछाई उनको दीवार कूदती हुई दिखाई दी थी, जो इनकी कोठी की दीवार थी। मनिंदर कौर के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कमरे का दरवाज़ा खुला है। मनिंदर कौर अपने बिस्तर पर सोई है। वो बहू को उठाते हैं कि दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करा है, और उन्होंने किसी परछाई को जाते हुए देखा है। अब वो उठती है, कहती है कि पापा मैं भूल गई हूँ और आगे से ध्यान रखूँगी। तो कहते हैं दरवाज़ा बंद करके सोया करो। अब ये पहली बार था जब कोई परछाई दलजीत सिंह ने अपने घर से जाती हुई देखी थी। लेकिन चक्कर यहाँ पर यह था कि नैनू उनकी पीठ पीछे इनकी बहू से मिलने आया जाया करता था, और दोनों एक दूसरे को समय देते थे और एक साथ एक ही कमरे के अंदर दोनों बंद हो जाते थे। जो मनिंदर कौर थी एक कमरे में अपने दोनों बच्चों को सुलाकर दूसरे कमरे में नैनू के साथ रंगरलियाँ मनाती थी। लेकिन इसकी भनक दलजीत सिंह को नहीं थी। अब एक दिन ऐसा आता है जब दलजीत सिंह अपने घर से कहीं बाहर थे और वो अचानक घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू मनिंदर कौर किसी शख्स की बाहों में है, आपत्तिजनक स्थिति में है। जब उस शख्स को देखते हैं तो वो मनिंदर कौर का भांजा था, राहुल उर्फ नैनू। अब ये देखने के बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि उम्र का इतना फासला है, उनकी बहू किस हद तक गिर सकती है। अब जब ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो दोनों को समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बदनामी का डर था कि अगर बात घर से बाहर जाएगी तो समाज में उनकी बेइज्जती होगी, रुसवाई होगी। इसी डर से एक इंसान जो इज़्ज़तदार होता है वो यही करता है कि घर की बात, घर की इज़्ज़त घर के अंदर रहे। तो दोनों को समझाना शुरू करते हैं। नैनू को समझा कर भेज देते हैं कि आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे। और जो मनिंदर कौर थी ये भी अपने ससुर से माफ़ी मांगती है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन दलजीत सिंह इसकी पूरी सूचना, जानकारी अपने बेटे ओमकार को दे देते हैं। अब ओमकार को जब ये बात पता चलती है तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन ऐसे केस में हमेशा जो पुरुष होता है वही पिसता है, बलिदान उसी को देने पड़ते हैं, क्योंकि उसको डर होता है कि इज़्ज़त समाज में उसका क्या होगा, उसका रुतबा, उसका नाम, तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो वो घर आता है, छुट्टी लेता है और घर आकर अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम एक शादीशुदा महिला हो, 2 बच्चे की माँ हो, और तुम अपने सगे भांजे के साथ जो काम कर रही हो ये गलत है। तो अब पति से भी मनिंदर कौर माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि आज के बाद राहुल उर्फ नैनू से नहीं मिलेगी। अब ये समझाने के बाद कुछ दिन रहकर ओमकार सिंह वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब पति के वापस जाने के बाद कुछ दिन तक तो लगभग सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से जो मनिंदर कौर थी वो अपनी मर्यादाओं को लांघना शुरू करती है और राहुल उर्फ नैनू से मिलना जुलना शुरू करती है। फिर इसकी भनक दलजीत कौर को लग जाती है। वो फिर एक बार अपनी बहू को समझाते हैं कि जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब दलजीत सिंह अपने बहू के कमरे में सोना शुरू कर देते हैं, जो बहू का कमरा था, बहू के साथ, ताकि वो बहू पर निगाह रख सकें। अब ये देखकर जो मनिंदर कौर थी बौखला जाती है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी ख़राब हो रही थी। अब इधर जो राहुल नैनू था ये भी बौखला जाता है कि मिलें तो कैसे मिलें। जो दलजीत कौर थे इनकी उम्र 70 साल की थी, तो ज़्यादा उम्र होने के कारण जो बुज़ुर्ग होते हैं इतना भाग दौड़ भी नहीं कर सकते हैं, इतनी छानबीन भी नहीं कर सकते हैं जो जवान आदमी कर लेगा। बुज़ुर्गों का काम होता है घर में बैठकर आराम करना। अब कोई आ रहा है जा रहा है, कभी कभी सुनाई भी कम आता है, दिखाई भी कम देता है, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो नैनू भी ये फ़ायदा उठा रहा था। जब दलजीत कौर दूसरे कमरे में सो रहे होते थे, दबे पांव कोठी के अंदर आता और दोनों ही एक कमरे के अंदर बंद हो जाते। दलजीत कौर जब साथ रहना शुरू करता है तो नैनू एक रोज़ इनकी कोठी के ऊपर पथराव करता है, गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों के शीशे तोड़ता है, खिड़कियों के शीशे तोड़ता है। और दलजीत सिंह पास के थाने में जाकर इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन मामला निमट जाता है। अब हद ये हो जाती है कि मनिंदर कौर अपने प्रेमी राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब वो लगातार अपने प्रेमी से मिलती रहती है, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने, कभी घर में बुलाती तो कभी बाहर मिलती। अब ओमकार सिंह ड्यूटी पर थे तो ये अपनी ड्यूटी से फिर वापस लौटते हैं। जब इनके पिता इनको बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी बाज नहीं आ रही है,
तो वो घर आकर फिर अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं है। अब कहें तो वो ढीठ हो चुकी थी, पक्की हो चुकी थी, तो वो समझने को तैयार नहीं थी और पति को वो इग्नोर करना शुरू करती है। अब पति समझा बुझाकर फिर, क्योंकि नौकरी थी, सेना में था, मजबूरी थी, वापस लौट जाता है। दलजीत सिंह फिर निगाह रखनी शुरू करते हैं। अब ऐसे करते करते 17 जून का दिन आ जाता है। मनिंदर कौर नैनू को छोड़ने को तैयार नहीं थी। 17 जून को नैनू उसकी कोठी में उससे मिलने आता है। उस समय दलजीत कौर अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनको कोई आहट होती है। वो आते हैं, देखते हैं नैनू फिर से उनके घर आया है। अब वे देखकर आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि बेटा दूर है तो बेटा इतनी जल्दी आ नहीं पाएगा। तो वो कृपाल सिंह को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन उनके घर आए, उनकी बहू उनसे झगड़ा कर रही है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी झगड़े में जो बयान हैं दोनों के, ये बताते हैं कि इसी झगड़े में एक धारदार हथियार था जो नैनू अपने साथ लाया था, उससे हमला करता है और दूसरी तरफ एक भारी भरकम लोहे की रॉड थी, इस रॉड से सर पे वार करता है और दलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो नैनू वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब ये सारा मंजर दोनों बच्चों ने अपनी आंखों से देखा था। छोटा बेटा तो नासमझ था, लेकिन जो बड़ी बेटी थी जैस्मीन, उसकी उम्र 5 साल थी, तो उसने सब कुछ अपनी नंगी आंखों से देखा था। पुलिस को सारा बयान भी दिया उस बच्ची ने। तो जब ये भाग जाता है तो मनिंदर कौर अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती है। अब उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। इधर जब ओमकार अपने पिता को फ़ोन करता है तो आपको पता है जो बाकी की कहानी है। उसने अपने भाई को फ़ोन करा, फिर अपने एक दोस्त को पास में फ़ोन करा जो कोठी के पास रहता था, गुर्जर। दोनों मौके पर आए। दोनों ने देखा कि घर के अंदर ही दलजीत सिंह की लाश पड़ी है। अब पुलिस दोनों की ही निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हुए जो हथियार थे उनको बरामद करती है और इन दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा जाता है। इनको सलाखों के पीछे आज ये सज़ा काट रहे हैं। तो कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए कमेंट बॉक्स में आते हैं। विजेंद्र हैं, प्रदीप शुक्ला हैं, कहते हैं कि कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भदोही उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। संजय कालकर हैं, कहते हैं कहानी अच्छी लगती है पर मेरी कहानी की फरमाइश पूरी नहीं हुई है। तो आपकी क्या फरमाइश है ये बताएं, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, आपका कमेंट शायद मैंने पढ़ा नहीं। जो भी फरमाइश है ज़रूर बताएं। क्यूट नियति हैं, ये कहती हैं कि कोशिश अच्छी है पर थोड़ा सा फ्लो सही करो, मज़ा नहीं आया। प्रखर ठाकुर जैसा कुछ करो, तो ज़रूर कोशिश करेंगे। मंजू गोस्वामी हैं, अशोक पाठक हैं, हिट्स ऑफ नीता चंदेल हैं, ये कहती हैं कि बहुत खूब अंदाज़ है आपका, ऑल द बेस्ट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी छाबड़ा हैं, कहते हैं आवाज़ में थोड़ा कड़कपन है। पवन राजपूत हैं, ये कहते हैं कि मोस्टली स्टोरीज़ 18+ क्यों होती हैं, क्या महिलाएं ही क्राइम करवाती हैं। तो आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ज़्यादातर वारदातें अवैध संबंधों के लिए या फिर प्यार में, एक तरफ़ा प्यार में, तो महिला कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर होती है। जो मेरे ख्याल से आंकड़े हैं वो ये बयान कर रहे हैं। सूर्य हैं, यूपी बस्ती से कहानी सुनते हैं। दीपक तिवारी गुजरात से कहानी सुनते हैं। यमुना गुरुंग हैं, ये हमें जन्मदिन की इन्होंने मुबारकबाद दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान ब्लॉग हैं, हैप्पी बर्थडे भाई, ये कह रहे हैं। रवि नॉरिज भी हमें जन्मदिन की इन्होंने बधाई दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज दिगारी हैं, ये कहते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है। हापुड़ टीम हैं, ये हमें बर्थडे विश कर रहे हैं। विनीत हैं, विनीत रहना हैं, इन्होंने भी मुझे बर्थडे विश करा है। बलदेव कांबले हैं, ये भी विश कर रहे हैं। रूही साहिबा ने विश करा है और ये कह रही हैं सर आप हज़ारों साल जिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करोड़ों साल जिए। कुमार अरविंद हैं, ये भी विश कर रहे हैं। गीतकार राजू फिटर हैं, ये भी इन्होंने बर्थडे हमें विश करा है और कह रहे हैं भाई आप जियो हज़ारों साल, तो आप भी जिए हज़ारों साल भाई। तो आज इतना ही कहानी में, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।